गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? सो आई होप सब कुछ बढ़िया होगा आपके साइड. सो आई विल बी कंटिन्यूइंग ऑन दिस एनिमल टिश्यू लेक्चर एंड द नेक्स्ट टिश्यू दैट वी हैव टू डिस्कस इज मस्कुलर टिश्यू. कौन सा टिश्यू हमें डिस्कस करना है? इट इज़ मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि हमने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया था. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बोला कि जब हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ते हैं वहाँ पर हम उसको डिटेल में कवर करते हैं. ठीक है. So basically there is no need to study it now, and we'll cover that in this. Okay. So next issue we're going to study, it is muscular tissue. अगर हम बात करें मस्कुलर टिश्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मस्कुलर टिश्यू जो है ये तो हमें सबको ही पता है कि इसकी ओरिजिन क्या है. इट इज़ मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, है ना. इट इज़ मीजोडर्मल इन ऑरिजिन. अब अगर हम बात करें बेटा कि ये बना किस चीज का है, इट इज मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल्स. इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? फिब्रिल्स और मायोसाइट्स. अब देखो यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स आपके लिए नए हैं, बट अभी ही आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो. दैट मायो जो वर्ड है, कहीं भी अगर आपको ये मायो वर्ड दिखता है, that is always associated with this muscular tissue. वो हमेशा किससे लिंक्ड होगा? मसल से. अब मायोफिब्रिल्स, फिब्रिल्स वर्ड रेफर्स टू फाइबर्स, तो मसल्स के फाइबर्स. ठीक है. उससे या फिर हम कह सकते हैं मायोसाइट, मसल्स के सेल्स. साइट के बारे में अगर हम बात करें तो साइट के बारे में हम कहते हैं ना कि इट रेफर्स टू मैच्योर सेल. साइट किसको रेफर करता है? मैच्योर सेल. ये जो सफिक्स है बेसिकली अगर हम उसको देखें, इट ऑलवेज रेफर्स टू दैट. ओके. अब यही साइट की जगह अगर ब्लास्ट होता तो आपको पता है कि वो इमेच्योर सेल है, बट सिंस हम यहाँ साइट ही वर्ड यूज कर रहे हैं तो इट रेफर्स टू मैच्योर सेल. नाउ कमिंग टू फीचर्स of this muscular tissue, that is very important. क्योंकि बेटा जो इसके फीचर हैं वही इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन भी करते हैं. तो अगर हम फीचर एबिलिटी करके सेकेंड क्या है? कंडक्टिविटी. थर्ड फीचर क्या है? इलास्टिसिटी. एंड फोर्थ फीचर क्या है? एक्सटेंसिबिलिटी. तो अब अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला फीचर्स है एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी रेफर्स टू if we are giving some signal to a particular cell, then that particular cell is responding. वो respond कर रहा है. जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. बेटा क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर कोई सवाल पूछती है, बच्चा आंसर नहीं देता है. बहुत सारे बच्चे को पता भी होता है फिर भी आंसर नहीं देते. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जिनको पता होता है और वो आंसर देते हैं. बहुत सारे हैं जिनको पता ही नहीं होता. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट अगर कोई आंसर दे रहा है इसका मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक्साइटेड हो रहा है. मैसेज उससे भी सिंपल बात, अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर जो टेस्ट होगा हमारे इंस्टीट्यूट में, और जो भी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा या बायो में जो फुल आउट ऑफ फुल लाएगा उसको एक एप्पल का लेटेस्ट वर्जन फोन है वो मिलेगा. तो ऑब्वियसली यू विल गेट हैप्पी. आप उसके बारे में खुश होंगे. आई नो एवरीबडी विल गेट हैप्पी. सो दैट हैप्पीनेस जो आपके अंदर इंड्यूस हुई ये न्यूज सुन के या ये इंफॉर्मेशन सुन के, वो जो हैप्पीनेस इंड्यूस हुई दैट इज एक्साइटेबिलिटी. अगर मैं उसकी जगह ये बोल देती कि आपको एक पेन मिलेगा तो आप उतने खुश नहीं होते. ठीक है. बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एक्साइटेबिलिटी स्टेट. सबको अलग अलग नीड्स है. वही अगर बेटा मैं एक छोटे से बच्चे को बोल दूं कि तुम ये काम कर लो तुम्हें मैं पेन दूंगी तो वो उसमें खुश हो जाएगा. तो ऐसा इसलिए होता है ऐसे क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइक आप सोच लो कि एक्सपेक्टेशंस लेवल है, सबको अपना अपना
एक्साइटेड स्टेट है, कोई किसी चीज पर खुश हो जाता है, कोई किसी और चीज पर खुश होता है, बट बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन दैट किस पर्टिकुलर लाइक इंफॉर्मेशन पे आपने रिस्पॉन्ड करा। वैसे ही हमारे सेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी एनर्जी वैल्यू पर वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं, नो, हर सेल एक पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू पर ही रिस्पॉन्ड करेगा, और अगर उतनी एनर्जी उसको मिल गई है एंड इफ इट इज रिस्पॉन्डेड, दैट मीन्स इट इज एक्साइटेबिलिटी, वो आ चुका है, वो एक्साइटेड हो चुका है। कंडक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता चल गया कि आपको आईफोन मिल रहा है, क्या ये इंफॉर्मेशन बस आप खुद में छुपाए रखोगे और जब आपको मिलेगा तब आप बात करोगे? नो, इट विल नेवर हैपन। आप तुरंत जाके जो भी आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है या आपके घर वाले, आप उनको एक बार बोलोगे कि ऐसा आज हम लोगों के इंस्टीट्यूट में बोला गया। सो दैट इंफॉर्मेशन जो आपने पास करी, दैट इज कंडक्टिविटी। वो क्या है बेटा? दैट इज बेसिकली कंडक्टिविटी। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? तो जो भी एक्साइटेड होंगे, ये तो शो एक्टिविटी, वो कंडक्टिविटी भी शो करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी। इलास्टिसिटी, आप किसी भी रबर को खींचो, आप वो देखोगे कि उसका साइज बढ़ गया, बट जैसे ही आप वो एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे, वो वापस से अपने ओरिजिनल साइज पर आ जाता है, राइट? वो वापस से अपने ओरिजिनल साइज पर आ जाता है। तो दैट प्रॉपर्टी बेसिकली इलास्टिसिटी। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी इज एक्सटेंशन। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, कभी कभी ऐसा आपने फील किया होगा, आप ऐसे अपने बेड पर सोने आ चुके हो और आपको प्यास लगी और पानी थोड़ी दूर टेबल पे रखा है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम बेड से हिले ना, जैसे तैसे भी हम अपने हाथ बॉडी कैसे भी करके वहां तक हम पहुंच जाते हैं और हम पानी ले लेते हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज एक्सटेंसिबिलिटी, जहां हमें कोई एक्सटेंशन दिखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 प्रॉपर्टी जो मस्कुलर टिश्यू शो करता है। एक्साइटेबिलिटी मतलब किसी भी सिग्नल अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की होगी जितनी उसको चाहिए, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा और वो इंफॉर्मेशन वो आगे पास करेगा, दैट इज कंडक्टिविटी। इलास्टिसिटी, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। Okay, extensibility, the increase in the size. Okay, ये पॉइंट। अब अगर हम बात करें तो जो भी मसल्स होते हैं, ओके, जो मसल्स होते हैं ना, कितने टाइप्स के होते हैं? Then smooth muscle, then cardiac muscle. ओके, तो कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज मसल्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। ओके, सो आई विल मेक अ कॉलम। द फर्स्ट वन विल बी फॉर कैरेक्टर, जहाँ पर हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, इसके बेसिस पर बेसिकली हम क्लासिफाई कर रहे हैं। देन skeletal muscle, then smooth muscle, and then we will talk about cardiac muscle. Okay, अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी का फिगर ही हम देख लेते हैं, ठीक है? So if you see this figure of NCERT, very very important. So this is the skeletal muscles or voluntary muscles. This is smooth muscle and voluntary muscles.
देखिए बेसिकली अगर हम इस डायग्राम पर पहले स्टडी कर लें तो स्केलेटल मसल्स को क्या बोल रहा है, वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स मतलब क्या होता है, वॉलेंटरी मसल्स यहाँ पर लिख देते हैं। वॉलेंटरी वर्ड मीन्स obviously something, sorry, that act according to our will, something that act according to our will, very very important। तो वॉलेंट्री मसल्स मतलब ऑब्वियसली ये हमारे विल के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, मतलब जब हम बोल रहे हैं या फिर हमारे लाइक जब हम उसको यूज कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और फिर वो वापस से रिलैक्स हो जा रहा है। स्मूथ मसल्स के साथ ऐसा नहीं है, वो इनवॉलेंट्री मसल्स है। और अगर हम सेम कार्डियक मसल्स की बात करें बेटा तो ये भी कैसे मसल्स होंगे, इनवॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। अब अगर हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें और कुछ फीचर्स की बात करें विच इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो डायग्राम में ही लिख लें तो सबसे बेटर होता है। अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा कि आप टिश्यू, एनिमल टिश्यू, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है वो चैप्टर खोलिए, जहां वहां पर ये तीनों फिगर है वहीं पर इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, क्योंकि जब भी आप रिवाइज करेंगे आप एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे और फिगर में ही अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने लिख लिया तो वो बार बार रिवाइज होगा, तो दैट इज अ बेटर वर्जन अगर आपको लाइक हर तरीके से सोचना है तो। अब स्केलेटल मसल्स को देख लेते हैं सबसे पहले। तो स्केलेटल मसल्स बेटा अगर हम शेप पे जाएं तो मैं कह सकती हूँ द स्केलेटल मसल इट इज सिलिंड्रिकल, है या नहीं, चलो सिलिंड्रिकल है। क्या ब्रांचिंग शो कर रहा है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, जबकि अब कार्डियक में देखो ब्रांचिंग है। स्मूथ भी कोई, तो इट इज अनब्रांच्ड, ओके। वहीं अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की तो स्मूथ मसल्स का तो शेप ही अलग है और ऐसी शेप को हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। व्हाट डज दैट रेफर्स टू, टेपर एट बोथ एंड्स, दोनों ही एंड पर देख रहे हो पॉइंटेड है, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज फ्यूजिफॉर्म, टेपरिंग एट बोथ एंड्स, ओके। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स भी बेटा अगर इनकी शेप की बात करें तो ये भी सिलिंड्रिकल है, ओके। अनब्रांच तो बेटा ये भी तो अनब्रांच्ड है, ये भी कोई ब्रांचिंग नहीं शो कर रहा। बट अगर आप कार्डियक मसल्स को देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ब्रांचिंग शो कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होंगे बेटा तो आपको पतली पतली ऐसे लाइंस दिख रही होंगी स्केलेटल मसल्स पर, कार्डियक मसल्स पर भी दिखती है बट वो फेंट होती है, क्या होती है, फेंट। तो स्केलेटल मसल्स में ये जो लाइंस प्रेजेंट होती है बेटा इसी को हम बोलते हैं striations, striations is present। और इसीलिए स्केलेटल मसल्स का एक और नाम होता है स्ट्राइएटेड मसल्स। क्या नाम होता है बेटा, स्ट्राइएटेड मसल्स, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज स्ट्राइएशंस इज प्रेजेंट, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रिप्ड। तो स्ट्राइएटेड मसल्स या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं बताओ, और आई कैन से स्ट्रिप्ड मसल्स, ओके। क्लियर है ये पॉइंट। तो आइदर स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स और स्ट्राइएशंस प्रेजेंट पर हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोल सकते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोल सकते हैं। स्मूथ मसल्स में ऐसा कुछ दिख रहा है आपको नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, स्ट्राइएशंस, या कहीं स्ट्रिप्ड अपीयरेंस भी आए तो आपको पता है स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो बेटा यहाँ पर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं, बट एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स ये जो स्ट्राइएशंस हैं ये क्या हैं, फेंट हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, फेंट स्ट्राइएशंस, ठीक है।
बट कार्डियक मसल्स के लिए भी हम बोल सकते हैं कि सिंस यहाँ स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है तो इन जनरल इनको भी स्ट्रिप्ड बोल सकते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट, ओके, बट वो फेंट होता है, बट इट इज प्रेजेंट, इट इज ऑब्जर्व्ड। क्लियर है ये पॉइंट? तो जब स्ट्रक्चर हमने देखी तो तीन चीजें हमें क्लियर हो गई, शेप क्या है, ब्रांचिंग है या नहीं, स्ट्राइएशन प्रेजेंट है या फिर नहीं। एक और फीचर की अगर हम बात करें, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हैं इस लेक्चर के साथ, तो यू विल सी कि ये छोटे छोटे जो यहाँ पर एक्चुअली इकट्ठा हुए दिख रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखो तो स्केलेटल मसल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस एक जगह इकट्ठा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्मूथ मसल्स में देखिए बेटा क्या है, एक एक न्यूक्लियस ही है हर सेल में, तो इट इज यूनी न्यूक्लिएटेड। सिमिलरली कार्डियक मसल्स में देखो, ये जो एक जंक्शन एक्चुअली शो कर रहा है ना, ये एक सेल को शो कर रहा है, वैसे ये पूरा एक सेल को, ये पूरा एक सेल को, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट आप देख सकते हो यहाँ भी एक पर्टिकुलर सेल में एक ही न्यूक्लियस है, ओके। तो इफ आई हैव टू राइट, तो कार्डियक मसल्स में जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, यूनी न्यूक्लिएट। स्मूथ मसल्स में भी क्या होता है बेटा, यूनी न्यूक्लिएट। बट स्केलेटल मसल एकदम याद रखिएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या होता है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बारे में हमने बात करी। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर होगा अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी का डायग्राम जरूर समझें, ओके। एंड नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो बेटा डायग्राम में वैसे तो नहीं दिख रहे हैं, बट यू शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ओके। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। अब देखो एक नेक्स्ट कैरेक्टर्स जो हम बात करेंगे, दैट इज सार्कोलेमा। अगर हम सार्कोलेमा की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस सार्कोलेमा, हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ। प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल लेयर, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सार्कोलेमा, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में अगर हम बात करें, इन स्केलेटल मसल्स इट इज present, smooth muscles absent, so they have प्लाज्मा लेमा। इनके पास बस एक ही शीट है, एक ही कवरिंग है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि स्केलेटल मसल्स में अगर हम देखें तो दे हैव प्लाज्मा लेमा एज वेल एज सार्कोलेमा। कहीं भी अगर ये वर्ड आ रहा है लेमा, लेमा वर्ड रेफर्स टू व्हाट, लेमा वर्ड किसको रेफर कर रहा है बेटा, शीथ को, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो प्लाज्मा लेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा की शीट। कार्डियक मसल्स में भी अगर हम बात करें तो इट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर, दैट इज नेचर, नेचर ऑफ कंट्रोल। तो अगर आप देखिए स्केलेटल मसल, इट इज वॉलेंटरी, act according to our own will, it is involuntary। वहीं अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें, इट इज ऑल्सो इनवॉलेंटरी। बट एक में हम बोल रहे बेटा एक वॉलेंट्री मतलब इट इज कंट्रोल्ड बाय आवर विल,
तो इनवॉलेंट्री मतलब कि क्या इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है? कंट्रोल है। किस चीज का कंट्रोल है? तो अगर हम वॉलेंट्री टर्म बोलते हैं तो इसका मतलब है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस से कंट्रोल होता है। इनवॉलेंट्री की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है बताओ? कंट्रोल्ड बाय एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिमिलरली अगर कार्डियक मसल्स में भी हम बोल रहे हैं तो ये भी किससे कंट्रोल्ड हो जाता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जिन बच्चों को नहीं पता है कि क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। बेटा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं ना, इट इज एसोसिएटेड विथ, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब यहाँ पर भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल है, बट डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, इट इज इनडायरेक्ट कंट्रोल। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं, दैट इज विद स्टेट टू फटीग। व्हाट इज दिस फटीग? फटीग अगर हिंदी में बोलूं तो हम बोलते हैं कि जब मसल्स थक गए। बट मसल्स कब थकते हैं? जब ऑक्सीजन की कमी होती है। स्केलेटल मसल्स बेटा बहुत ही आसानी से फटीग हो जाते हैं, ये बहुत ही आसानी से थक जाते हैं, ईजिली फटीग। क्यों? क्योंकि ये तो अपने अकॉर्डिंग के, अपने विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो ओवर काम भी कर लेते हैं जितना रिक्वायर्ड नहीं है कभी कभी, या जितनी इनको आदत नहीं है। एंड ड्यू टू दैट ओनली एनारोबिक कंडीशन होगा और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, तो हमें पेन शुरू हो जाता है। स्मूथ मसल, सिंस ये प्रॉपर रेगुलेटेड है एएनएस से, तो ये रेयरली फटीग होते हैं। रेयरली, बिकॉज ये एक रेगुलेटेड वे में काम करते हैं, कभी भी ओवर एग्जॉशन नहीं। अगर कभी गलती से मान लो सिग्नलिंग ऐसी हुई कि एक होने लग गए फटीग, तो दिक्कत आएगी हमारी बॉडी में, जितने भी स्मूथ मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इसको कोई चांस है फटीग होने का? कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि अगर ये गलती से भी फटीग हो गया तो आप सोच सकते हैं बाकी मसल्स के बारे में क्या हम पढ़ रहे होंगे? नहीं पढ़ रहे होंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हो ही नहीं सकता जो चीज़ उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर्स की जो हम बात करते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विथ योर ब्लड सप्लाई। कैरेक्टरिस्टिक्स, skeletal muscle, smooth muscle, and then cardiac muscle. ओके, अब नेक्स्ट जो फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज ब्लड सप्लाई। अगर हम देखें स्केलेटल मसल्स में, तो बेटा जो स्केलेटल मसल्स हैं, बेसिकली अगर स्केलेटल मसल्स को हम देखें तो स्केलेटल मसल्स इट इज रिचली सप्लाइड विथ, क्योंकि ये मतलब अपने विल के अकॉर्डिंग एक्सेसिव काम करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ब्लड वेजल्स की बहुत ज़्यादा लाइक प्रेजेंस होती है, सो दैट कमी नहीं हो, फिर भी कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। स्मूथ मसल्स सिंस रेगुलेटेड वे में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल देयर इज स्कैंटी सप्लाई ऑफ ब्लड वेजल्स। कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, abundant supply of blood vessels। यहाँ पर abundant supply है, क्योंकि कार्डियक मसल्स में तो हम कोई रिस्क ही नहीं ले सकते, ठीक है। कार्डियक मसल्स में तो हम कोई रिस्क ही नहीं ले सकते, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हम बोल रहे हैं ब्लड सप्लाई, तो वो क्यों है? ताकि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि क्या एग्जाम्पल्स हैं बेटा स्केलेटल मसल्स के, तो सबसे पहले मसल्स ऑफ हैंड एंड लेग्स, उसको कॉमनली मैं लिम्स भी बोल सकती हूँ, ठीक है।
कॉमनली बेटा इसको लिम्ब भी बोल सकते हैं, फोर लिम्ब फॉर हैंड एंड हैंड लिम्ब फॉर, ये धीरे धीरे आप खुद ही सीख जाओगे ये। देन फेस मसल्स, है या नहीं? आप गुस्सा करते हो, खुश होते हो, ये सब आपके कंट्रोल में, एक्सप्रेशन। बहुत जगह इसको फेशियल मसल्स भी लिखा होता है, ठीक है, फेस मसल्स। और क्या क्या मसल्स आप सोच सकते हो? एब्डोमिनल मसल्स, बेली डांसिंग करते हैं लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बेटा वहां पर भी है। देन वी कैन से वन चीज, एक चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, वन चीज बोल रही थी मैं, दैट इज ईसोफेगस में भी, ठीक है, ये बेटा याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा अलग बिहेवियर इसका। हम बोलते हैं बेटा एंटीरियर वन थर्ड पार्ट, जो ईसोफेगस को हमने 3 पार्ट में मान लो डिवाइड कर दिया, इसलिए एंटीरियर वन थर्ड बोल रहे हैं। जो 1/3 हिस्सा है सबसे आगे का, वो किसका बना हुआ है बेटा? स्केलेटल मसल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी सारे स्मूथ मसल्स के हैं, बट जो एंटीरियर वन थर्ड पार्ट है वो किसका है बेटा? स्केलेटल मसल्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर हम स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं, तो स्मूथ मसल्स तो भाई बॉडी में हर जगह ही है, ठीक है। अब इसमें भी हम एग्जाम्पल में ही एक्चुअली बता देते हैं बेटा, स्मूथ मसल्स भी एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है बेटा सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, को ऐसे में लिख दे रही हूँ, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स। दूसरा होता है बेटा मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, तो इसमें हम क्या बोलते हैं बेटा कि इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये साइमल्टेनियसली, मतलब अगर एक सेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा सेट रिलैक्स करेगा, एक रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चल रही है। वहीं अगर हम मल्टी यूनिट की बात करें तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सी लिख सकते हैं, रिलैक्स के लिए यहाँ पे मैं वो साइन यूज करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इंडिपेंडेंटली और independently of each other, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इंडिपेंडेंटली करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बढ़िया बात, यहाँ पर कैसे कर रहे हैं? एज अ ग्रुप, यहाँ पर कैसे कर रहे हैं बेटा? इंडिपेंडेंट। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो हम बोलते हैं कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, या फिर ऐसा क्या फीचर है जो इनमें है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव गैप जंक्शंस। पढ़ा था हमने बेटा, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होते हैं गैप जंक्शंस, कार्डियक मसल्स में भी होते हैं। फिर सी द स्ट्रक्चर्स, ऊपर देखिए, देखो लिखा हुआ है जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, तभी कार्डियक मसल्स इतनी फास्टली, तो ये जंक्शंस बेसिकली क्या है? गैप जंक्शन। तो जो स्मूथ मसल्स होता है बेटा, जो स्मूथ मसल्स है उसमें भी जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो दे हैव गैप जंक्शंस, जिसकी वजह से वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं हमेशा। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या है एग्जाम्पल? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसको हम जीआईटी बोलते हैं, एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, okay, that is associated with your urinary system. मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई गैप जंक्शंस नहीं होता, नो गैप जंक्शंस, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है ये। अब अगर हम बात करें कि भाई ये कहाँ के हैं बेसिकली, तो इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक तो बोलते हैं बेटा एरेक्टर पिलाई मसल्स। एरेक्टर पिलाई मसल्स क्या होते हैं? आप लोगों को गूज बम्स आया होगा लाइफ में, गूज बम्स इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ एरेक्टर पिलाई मसल्स।
तो उसमें नीचे जो मसल्स होते हैं दैट इज बेसिकली एरेक्टर पिलाई मसल्स। वहीं अगर हम एक और एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन सा है, तो मसल्स प्रेजेंट अराउंड लार्ज ब्लड वेजल्स, वो भी क्या होते हैं बेटा, दिस इज ऑल्सो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है, ठीक है। और वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा कार्डियक मसल्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो यू वेरी क्लियरली नो दैट व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कार्डियक मसल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बस हार्ट में, एक ही जगह तो ये प्रेजेंट है और तो कहीं ये प्रेजेंट है ही नहीं। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टर्स जो आपको पता होने चाहिए, और ये जो है बेटा ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ओके ओके, सो दीज वर द वेरियस एग्जाम्पल्स जो हमें पता होने चाहिए कि भाई स्केलेटल मसल्स में क्या है, स्मूथ में क्या है और कार्डियक में क्या है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन है जो मैं लाइक आई पुट इट डाउन, यू हैव टू से whether the statement is true or false, ठीक है। तो कैन आई से ऑल cardiac muscles, all cardiac muscles are voluntary in nature, the first statement. Then second statement, all stripped muscles are voluntary in nature. Next, all voluntary muscles are stripped. All voluntary muscles are stripped. ठीक है। Fourth, all voluntary muscles, all voluntary muscles are stripped, but all stripped muscles, all stripped muscles are not voluntary. Very very important. तो बेटा अगर आप ये चारों जो लाइक स्टेटमेंट्स हैं अगर आप उनको ऑब्जर्व करिएगा, you will basically get to know, you actually will be able to find it out। हाँ भाई, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बिल्कुल ही वेग हैं, फालतू हैं, मतलब फॉल्जी हैं। जैसे ऑल कार्डियक मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर, इट इज फॉल्स, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऑल स्ट्रिप्ड मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि हम स्ट्रिप्ड बोल रहे हैं, तो स्ट्रिप्ड में तो स्केलेटल भी आ रहा है, बट जब हम ऑल वर्ड यूज कर रहे बेटा तो हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल एंड कार्डियक, या नहीं, दोनों ही मसल्स को काउंट करेंगे। तो आप खुद सोचिए, ऑल स्ट्रिप्ड मसल्स आर वॉलेंटरी इन नेचर, ऐसा है क्या? फॉल्स। ठीक है। ऑल वॉलेंट्री मसल्स आर स्ट्रिप्ड, अब वॉलेंट्री मसल्स अगर ऑल बोल रहा है, वॉलेंट्री तो एक ही है, वो कौन सा है, स्केलेटल है, और वो स्ट्रिप तो है ही, तो ये ट्रू। अब ये जो स्टेटमेंट है बेटा एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की ही लाइन है, तो क्या बोल रहे हैं, ऑल वॉलेंट्री मसल्स आर स्ट्रिप्ड, सही है भाई, हाँ है, बट जितने भी स्ट्रिप्ड मसल्स हैं वो वॉलेंटरी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम्स में भी आप देखोगे ऐसे वर्ड जरूर आते हैं। एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है ये छोटी छोटी चीजें समझना। अगर ऑल लिखा होगा तो आपको सारे क्रिटेरिया सोचने, मान लो फ्यू लिखा होता या मैनी लिखा होता तो हम अलग चीज सोच सकते थे, बट ऑल लिखा हुआ है, ऑल रेफर्स टू एवरीथिंग जो भी उस डोमेन में आ रहा है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जब आप स्टेटमेंट पढ़ें या आपको कभी भी ऐसे नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो यू शुड बी एबल टू रिलेट टू कि एक्चुअली में क्या डिफाइन कर रहा है। ओके, एक्चुअली में क्या डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ मसल। यहीं पर बता देती हूँ, बिकॉज हम मसल की तो बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत बच्चे को पहले से आइडिया होता है, तो बेटा जब हम फिजियोलॉजी में इस चीज़ को पढ़ेंगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज
you already have a certain like information about it. ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ मसल. तो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें, इफ आई से ट्रांसवर्स सेक्शन, I'll just share a figure with you. So if we'll take a muscle and I will take a transverse section. देखो ये बोन है, टेंडन. टेंडन क्या करता है? इट इज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विच अटैचेस मसल टू अ बोन. ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. अब ये जो है बेटा, ये पूरा सेक्शन शो कर रहा है. ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रफ अपने पेन से भी बनाऊंगी ताकि आपको बस एक आइडिया दे दूँ, और कोई बात नहीं है उसमें. बट एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट वे. हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया, हमने कोई मसल का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, इसीलिए हमें ऐसा इमेज दिख रहा है. तो वहाँ पर हमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मसल बंडल्स दिखेंगे. क्या दिखेगा बेटा? मसल बंडल्स. ठीक है, अब ये जो हमें मसल बंडल दिख रहा है, बेसिकली अगर हम देखें तो दिस वन इज योर मसल बंडल. ठीक है, अब इसी मसल बंडल के लिए हम एक और टर्म क्या यूज करते हैं? फैसिकल. ठीक है, अब ये जो पूरा मसल्स है वो ऐसे ऐसे मसल बंडल से बना हुआ है. अब अगर इस मसल बंडल के अंदर हम देखें तो बेसिकली इस मसल बंडल के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे होते हैं मसल फाइबर्स. क्या होते हैं? मसल फाइबर्स. ओहो, समटाइम्स द इंक इट ओवरफ्लोज. ऐसे तो मैं एक दो ही तीन ही बना रही हूँ, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि कितने सारे हैं. वी जस्ट ड्रॉ लेस बिकॉज थोड़ा क्लैरिटी रहता है. ठीक है, एज कंपेयर टू द ग्राफिक इमेजेस. तो ये बहुत सारे मसल बंडल से बना हुआ है. एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इट रेफर्स टू व्हाट? मसल, सॉरी, मसल फाइबर. ठीक है, ओके. बहुत सारे मसल बंडल मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक मसल. बहुत सारा मसल फाइबर मिलकर के क्या बना रहा है? एक मसल बंडल. इम्पॉर्टेंट. अब देखिए, ये जो पूरा एक मसल है, उसके अराउंड बाहर में एक कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा एपीमाइसियम. क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम. और हम लिखेंगे अराउंड द मसल. पैरेलल में एक और डायग्राम है, उससे भी आप रेफर कर सकते हैं. एपीमाइसियम, किसी भी मसल के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, दैट इज एपीमाइसियम. ठीक है, अब ये जो भी मसल बंडल्स हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पर कितने कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, है या नहीं? यहाँ पर तो मैं कम कॉम्पैक्टली अरेंज शो कर रही हूँ, बट दीज आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज. बट जो भी इनके बीच में स्पेस है, ठीक है, या फिर इनके अराउंड हम कह सकते हैं, या जो भी इनके बीच में स्पेस है, वो सब एक और कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से फिल्ड है. मतलब इसके अराउंड पूरा ये जितना भी स्पेस है, ये सब बेटा, ये मैं रेड से जो दिखा रही हूँ आपको, ये सब एक कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से भरा हुआ है. दैट कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन इज पेरीमाइसियम. पेरी इज फॉर अराउंड. और ये पेरीमाइसियम किसके अराउंड रहता है? अराउंड मसल बंडल. किसके अराउंड प्रेजेंट है बताओ? मसल बंडल. ओके, ठीक है. वही अगर हम बात करें, ये जो मसल फाइबर्स हैं, तो बेटा जैसे मसल बंडल के अराउंड कुछ स्पेस रह गई, चाहे हम कितना भी कॉम्पैक्टली अरेंज करें, तो कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन वहाँ पर भरी पड़ी है. वैसे ही अगर हम देखें तो अराउंड द मसल फाइबर भी आपको कुछ स्पेस दिख रहा है यहाँ पर. आई यूज अनदर कलर विच इज इन कॉन्ट्रास्ट विद इट सो दैट आप उसको रिलेट कर पाए. सो यहाँ पर देखो, ये जो है पूरा स्पेस है जो मैंने ब्लू से यहाँ पर बनाया. सो अगर आप इसको रिलेट करें, सो
इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, ये जो एक्चुअली स्पेसिफिक यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। एंड ये जो एंडोमाइसियम है ये किसके अराउंड है बताओ, अराउंड मसल फाइबर। किसके अराउंड है ये बेटा, अराउंड मसल फाइबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो पेरीमाइसियम अराउंड मसल बंडल, एंडोमाइसियम जो स्पेस रह गया उसी को अराउंड कह रहे हैं, अराउंड द मसल फाइबर। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो साथ में एक चीज मैं बनाना भूल गई थी जो हमें पता होना चाहिए। ऑब्वियसली देयर इज अ ब्लड सप्लाई, हर जगह ही होगी, एंड ऑल्सो देयर इज अ नर्व सप्लाई। ओके, so this refers to blood supply and this refers to nerve supply. Very very important। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट लाइक चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो मसल बंडल्स हैं 2 या 3 के फॉर्म में, ये एक दूसरे से भी अटैच्ड होते हैं। ये ऐसे अटैच ताकि इनका एक फिक्स रहे पोजिशन। एंड दीज स्ट्रक्चर्स विच एक्चुअली अटैच द मसल बंडल्स, या हम फैसिकल की ही बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फैशिया। क्या बोलते हैं, फैशिया। आपको याद रह सकता है फैसिकल के को कनेक्ट करती है फैशिया। तो बेटा हम बोलते हैं इट इज अ कॉमन कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू शीट। इट इज अ कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू शीट जो किसको अटैच कर रही है, मसल बंडल्स को। मतलब 2-3 मसल बंडल्स हैं, उनकी फिक्स पोजीशन हो गई, ऐसे ही ये प्रेजेंट है सबके अराउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो भी मसल्स हैं उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज ना हो, कोई कभी डिफॉर्मिटी भी कभी भी नहीं आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर हम फैशिया को डिफाइन करें तो बेटा हम फैशिया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं इट इज अ कोलैजिनस। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू शीट हैं सब कोलैजिनस ही हैं, बिकॉज कोलैजन इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। इट इज अ कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू शीट present around 2 or more muscle bundles, 2 or more muscle bundles, and keep it in intact position। intact position में भी उसको रखो। ठीक है, सो इट इज, तो ये बेसिकली एक ही काम है इनका, टू कीप देम इन इंटैक्ट पोजिशन। ओके, अब ये जो ऊपर डायग्राम है इसको हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा लाइक लेबल भी कर देंगे तो देख लो। आउटर इज एपी अराउंड द मसल, देन पेरी अराउंड द मसल बंडल, देन एंडोमाइसियम अराउंड द मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर को अगर हम देखें बेटा तो ये किसका बना हुआ है, ये और भी पतले फिलामेंट्स का बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स। पहले ही आपको बताया कहीं भी मायो वर्ड आए इट इज एसोसिएटेड विथ मसल्स। तो मायोफिलामेंट्स बेटा बेसिकली 2 होते हैं। एक होता है थिक फिलामेंट जिसको हम बोल देते हैं बेटा मायोसिन, डिटेल्ड लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में करते हैं। और एक होता है बेटा थिन फिलामेंट। 3 चीज़ों का ये बना होता है, और थिन फिलामेंट को जनरली हम रेफर करते हैं एक नाम से, दैट इज एक्टिन। ओके, तो ये फर्दर और कॉम्प्लेक्स है। अगर इसमें भी देखें तो आप देखोगे कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। ओके, बट दीज अब अगर हम रिलेट करें तो बेटा सारे मायोफिलामेंट्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये जो मायोफिलामेंट्स हैं ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, मैं लिख सकती हूँ। जो मायोफिलामेंट्स हैं वो मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा, मसल फाइबर। जो मसल फाइबर है बेसिकली आप देखो तो
सारे मसल फाइबर मिल करके क्या बना रहे हैं? मसल बंडल। और सारा मसल बंडल मिल करके क्या बना रहा है? मसल। है या नहीं? मसल बंडल को ही हम फैसिकल भी कह सकते हैं। एक्चुअली यू हैव टू रिलेट इट लाइक दैट। क्लियर है यहाँ पर? देख लो, ब्लड सप्लाई है, सॉरी, देन देयर इज अ नर्व सप्लाई ऑल्सो। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो आपने अभी दो तीन टर्म और भी पढ़ा, सार्कोलेमा है, प्लाज्मा लेमा है एंड ऑल। तो क्वेश्चन जो इसमें बेसिकली आएगा, देखो मान लो क्वेश्चन आ रहा है, I'll just discuss this one question and then we are done with this muscular topic, and then in next lecture we'll cover the nervous tissue or the neural tissue. तो मान लो क्वेश्चन है, arrange the following layers in order from inside to आउटसाइड। अगर इनसाइड टू आउटसाइड देखें तो क्या अरेंजमेंट होगा? इसमें दिया हुआ है बेटा प्लाज्मा लेमा, देन दिया हुआ है सार्कोलेमा, देन पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, देन एपीमाइसियम। ठीक है, अब अगर हम इसको अरेंज करें तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली सबसे अंदर जो लेयर होती है, क्या बोल रहा है, कौन से ऑर्डर में एक्चुअली बोला है इसने अरेंज करने को? इन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर जब आप मूव कर रहे हैं तो सबसे अंदर तो ऑब्वियसली क्या होगी? प्लाज्मा लेमा, बिकॉज इट इज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर क्या होगा? सार्कोलेमा एंड एडिशनल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू शीट। फिर क्या होगी बेटा? एंडोमाइसियम। फिर क्या होगा? पेरीमाइसियम। एंड ऑब्वियसली सबसे एंड में क्या होगी? एपीमाइसियम। So this is actually how you have to relate to these जो अरेंजमेंट है। ठीक है, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लाइक ये सारे जो फीचर्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, एंड जो बेसिक डिफरेंस है तीनों टिश्यू में वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत जगह पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, तो here only we are finishing off with this muscular tissue। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नर्वस टिश्यू और न्यूरल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, बाय बाय।